आज की क्लास में हम √2, √3, √5 ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। तो जब इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, उस टाइम पर 2-3 बातें जो काम में आएंगी, उन बातों को हम पहले से ही पढ़ लेते हैं। तो एक बात तो है कि गणित में कथन किसे कहते हैं। गणित में कथन किसे कहते हैं? तो कोई भी वाक्य जो या तो गलत हो या सही हो, उस वाक्य को गणित में कथन कहा जाता है। जैसे 2 से बड़ी समअभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है वो वाक्य सही लिखा हुआ है। हमें पता है कि 2 से बड़ी कोई समअभाज्य संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये वाक्य सही है। तो सही है तो फिर इस वाक्य को गणित में कहेंगे कथन। दूसरे उदाहरण की बात करें, 11 विषम प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा वाक्य क्या लिखा हुआ है? 11 विषम प्राकृत संख्या नहीं है। ये जो वाक्य लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो इस वाक्य को भी गणित में कहेंगे कथन। कोई भी वाक्य जो या तो गलत हो या सही हो, उस वाक्य को गणित में कथन कहा जाता है। अब एक प्रमेय काम में आएगी, उस प्रमेय को भी समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए के मान लिखे हुए हैं वो धनात्मक पूर्णांक मान लिखे हुए हैं। ये जो ए के मान लिखे कौन सी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को यहाँ पर कर दिया वर्ग। तो एक का वर्ग हो गया 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। इस प्रकार इनके वर्ग लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये जो संख्याएं लिखी गई है वो अभाज्य संख्याएं लिखी गई है। अभाज्य संख्याएं। तो देखो, इस ए स्क्वायर को कौन सी अभाज्य संख्या विभाजित करती है? तो इस एक को कोई भी अभाज्य संख्या विभाजित नहीं करती है। इस ए स्क्वायर मतलब इस 4 को कौन सी अभाज्य संख्या विभाजित करती है? तो इसको अभाज्य संख्या 2 विभाजित करती है। इस ए स्क्वायर को अभाज्य संख्या 3 विभाजित करती है। इस ए स्क्वायर को अभाज्य संख्या 2 विभाजित करती है। इस ए स्क्वायर को अभाज्य संख्या 5 विभाजित करती है। इस ए स्क्वायर को अभाज्य संख्या 2 और 3 विभाजित करती है। इस अभाज्य संख्या को इस ए स्क्वायर को अभाज्य संख्या 7 विभाजित करती है। तो ये जो हमने अभाज्य संख्याएं लिखी है वो अभाज्य संख्याएं हैं जो इन वर्ग संख्याओं को विभाजित करती हैं। यहाँ पर ये जो अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं वो कौन सी अभाज्य संख्याएं लिखी है? हमने वो अभाज्य संख्याएं लिखी है जो इन वर्ग संख्याओं को क्या करती है? विभाजित करती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो अभाज्य संख्याएं हैं वो वर्ग संख्याओं को विभाजित करती है, तो क्या इनके वर्गमूल संख्याओं को भी विभाजित करती है या नहीं करती है? तो इसका वर्गमूल मतलब ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया? ए। तो ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इन ए के मानों को विभाजित करती है या नहीं करती है? तो देखते हैं। इस 2 को 2 विभाजित करेगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या इस ए के मान को विभाजित कर रहा है। अभाज्य संख्या 3 है, वो इस 3 को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर भी अभाज्य संख्या ए को विभाजित कर रही है। अभाज्य संख्या 2 है, 2 4 को विभाजित करेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो अभाज्य संख्या है वो इस ए को विभाजित कर रही है। इसी प्रकार ये अभाज्य संख्या भी इस ए को विभाजित कर रही है। ये अभाज्य संख्या भी इस ए को विभाजित कर रही है। ये अभाज्य संख्या भी इस ए को विभाजित कर रही है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर को जो अभाज्य संख्याएं विभाजित करती है, ए स्क्वायर को जो भी अभाज्य संख्या विभाजित करती है वो अभाज्य संख्याएं
ए को भी विभाजित करती है। ए स्क्वायर को जो अभाज्य संख्या विभाजित कर रही है, ये ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को ये अभाज्य संख्या विभाजित करनी है, और यही अभाज्य संख्या ए को भी क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, जहाँ ए धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यही बात इस प्रमेय में लिखी हुई है। प्रमेय में क्या लिखी हुई है कि P कोई अभाज्य संख्या है। P कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को P के द्वारा लिखा गया है। P कोई अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है। P किसको विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो बात हमने समझी वो बात इस प्रमेय के अंदर लिखी हुई है। तो अब ये कथन, प्रमेय का जो ये कथन लिखा हुआ है वो हमें याद रखना है। इसकी उत्पत्ति नहीं पूछी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो प्रमेय का कथन क्या है कि P कोई अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगा। तो एक तो इस प्रमेय का कथन हमें ध्यान रखना है। और गणित में कथन किसके कहते हैं ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी वाक्य जो या तो गलत हो या सही हो, उसको कहा जाता है गणित में कथन। और यदि कोई वाक्य सत्य या असत्य दोनों प्रकार का हो, कोई वाक्य ऐसा हो जहाँ पर हम ये पता लगाने में सक्षम ना हो कि ये वाक्य गलत है या सही, उस वाक्य को गणित में कथन नहीं कहते हैं। अब हम √2, √3 ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की जो विधि है, उस विधि का नाम है विरोधोक्ति विधि। जिस विधि के द्वारा इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है, उस विधि का नाम है विरोधोक्ति विधि। विरोधोक्ति विधि में किस प्रकार इन प्रश्नों को हल किया जाता है वो समझते हैं। देखो, तो जो भी कथन हमें दिया गया होगा, जो भी कथन हमें दिया गया होगा, उस कथन को हमें असत्य मान लेना है। हमें क्या मानना है, असत्य मानना है। माना कि ये जो कथन हमें दिया गया है वो असत्य है। जो भी कथन हमें दिया गया होगा उस कथन को हमें क्या मानना है, असत्य मानना है। तो जब हम उस कथन को असत्य मान लेंगे तो हमें उस कथन से संबंधित कुछ फिर बातें होंगी, उन बातों को लिख लेंगे। जो भी कथन से संबंधित बातें हमें मिलेगी वो उन बातों को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो भी बातें हमें उस कथन से संबंधित मिलेगी, फिर उन बातों को हमें हल करना है। और जैसे उन बातों को हम हल करते हुए चलेंगे तो हमें एक ऐसी बात मिल जाएगी, एक ऐसी बात मिलेगी जो इन्हीं बातों का, जो इससे जो बातें लिखी थी, इन्हीं बातों का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो एक ऐसी बात मिल जाएगी हल करते समय जो इन बातों का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो फिर हम लिखेंगे कि ये विरोध इस कारण से कर रही है क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो ये जो माना था ना, वो हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया था। तो फिर सही क्या हो जाएगा, जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से विरोधोक्ति विधि के द्वारा प्रश्नों को हल किया जाता है। तो जितने भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को विरोधोक्ति विधि के द्वारा ही हल किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो संख्या हमें दे रखी है √2, वो अपरिमेय संख्या है। इस बात को सिद्ध करना है, ये हमें कथन दे रखा है। तो यहाँ पर हमें कथन क्या दे रखा है, √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखो ये वाक्य √2 अपरिमेय संख्या, ये वाक्य तो है,
और हमें ये भी पता है कि √2 अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो वाक्य है वो सत्य है। इसका मतलब इस वाक्य को हम क्या मान सकते हैं, कथन मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कथन में लिख लिया। कथन हमें दे रखा है √2 अपरिमेय संख्या है, तो जो कथन दे रखा था वो लिख लिया। अब हमें जो कथन दिया गया है उस कथन को क्या मानना है, असत्य मानना है। ये जो कथन हमें दिया गया है इस कथन को क्या मानना है, असत्य मानना है। असत्य मानना है कि ये गलत है। √2 अपरिमेय संख्या है, ये असत्य है। तो फिर सत्य क्या हो जाएगा कि √2 परिमेय संख्या है। तो ये हम मानेंगे, मानना √2 परिमेय संख्या है। जो कथन दिया गया था उस कथन को क्या मान लेना है, असत्य मान लेना है। तो जब हमने इसको असत्य माना कि माना यह कथन असत्य है, तो फिर सत्य क्या हो जाएगा, √2 परिमेय संख्या है। अब √2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कौन से रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √2 परिमेय संख्या, तो इसको भी हम कौन से रूप में लिख सकते हैं, फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको भी p/q के रूप में लिखते हैं। तो √2 बराबर p/q। p व q पूर्णांक संख्या है, p व q पूर्णांक संख्याएं हैं और q 0 के बराबर नहीं है। p और q कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है। यदि हम बट्टे में से समान संख्याओं को कैंसिल कर देते हैं, जैसे 30/45 लिखा हुआ है, तो 30 को लिख सकते हैं हम 15 गुणा 2 और 45 को लिख सकते हैं 15 गुणा 3। तो बट्टे में हम समान संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के पश्चात हमें संख्या मिल गई 2/3। अब ये संख्या कैंसिल नहीं हो रही। तो अब हमें जो बट्टे में जो संख्या मिली है 2/3, इसका अंश और हर, तो अंश तो है 2 और हर है यहाँ पर 3, ये संख्याएं बन जाती है सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बन जाती है, सहअभाज्य संख्या। जब भी हम बट्टे में समान संख्याओं को कैंसिल करते हैं, तब जो परिमेय संख्या लिखी हुई होती है उस परिमेय संख्या का अंश और हर ये बन जाती है सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये जो p/q हमने लिखा है इसको भी कैंसिल करके ही लिखा है, मतलब जो समान संख्या थी उसको हमने कैंसिल करके लिख दिया। तो कैंसिल करके लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि p और q है, ये जो अंश और हर है वो बन गई सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। q का पक्षांतरण करते हैं तो q इस साइड भाग में, इस साइड आएगा गुणा में, तो ये बन जाएगा q गुणा √2 बराबर p। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये बनेगा q गुणा √2 का होल स्क्वायर बराबर p²। दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये स्क्वायर दोनों पर आएगा, तो ये बन जाएगा q² गुणा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो बन गया 2 बराबर p²। तो हमने p² को q² गुणा 2 के रूप में लिख लिया। यहाँ पर इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे 6 है, इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो ये जो दो संख्या हमें प्राप्त हुई 2 और 3, ये 6 को क्या करेगी, पूरा विभाजित करेगी।
तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा हुआ है। तो ये दोनों संख्याएं, एक तो क्यू स्क्वायर और एक 2, ये दोनों संख्याएं पी स्क्वायर को क्या करेगी, पूरा पूरा विभाजित करेगी। जैसे 6 को हमने दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा तो लिख लिया 2 गुणा 3। ये दोनों संख्याएं 2 और 3, ये दोनों संख्याएं 6 को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। तो इस बात को हमने यहाँ से समझा। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि क्यू स्क्वायर और 2 दोनों के दोनों किसको विभाजित करेंगे, पी स्क्वायर को विभाजित करेंगे। तो लिख लेते हैं 2 पी स्क्वायर को पूरा पूरा या पूर्णतः विभाजित करता है। 2 पी स्क्वायर को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। अब देखो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि कोई भी अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो अभाज्य संख्या ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है 2, ये अभाज्य संख्या पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो ये अभाज्य संख्या पी को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अतः 2 पी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। ये जो 2 है वो पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, अर्थात हमें शेषफल 0 मिल जाएगा। तो जब हम पी में 2 का भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जब हम भाग देंगे तो हमें कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा, उस भागफल को हम मान लेते हैं r। जब हम 2 का भाग p में देंगे तो शेषफल तो 0 मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हमें भागफल भी मिलेगा, उस भागफल को हम मान लेते हैं r। अब हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ से लिख सकते हैं p बराबर 2 गुणा r प्लस 0। तो p बराबर कितना आ गया, 2 गुणा r। तो इस बात से 2 p को पूर्णतः विभाजित करता है, इस बात से फिर हम क्या लिख लेंगे, p बराबर 2 गुणा r, इस प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 2 गुणा r। अब इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, वर्ग करते हैं इसका, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बराबर 4 गुणा r स्क्वायर। इसको तो लिख लो समीकरण 1, इसको लिख लो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में पी स्क्वायर की जगह यहाँ से मान रख देंगे 4 गुणा r स्क्वायर, तो ये बन गया क्यू स्क्वायर गुणा 2 बराबर 4 गुणा r स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 2 गुणा r स्क्वायर। अब वापस इस बात को इसी से समझो, 6 को लिख लिया 2 गुणा 3, तो 2 और 3 6 को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 2 गुणा r स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 और r स्क्वायर क्यू स्क्वायर को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो हमें केवल 2 के बारे में लिखना है, r स्क्वायर के बारे में नहीं लिखना है। तो लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः अब अभाज्य संख्या क्यू स्क्वायर को विभाजित करी है, तो ये अभाज्य संख्या क्यू को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अतः 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब ये जो 2 है वो p को भी विभाजित कर रहा है और 2
क्यू को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2p तथा q दोनों को विभाजित कर रहा है। 2p तथा q दोनों को विभाजित करता है। तो यहाँ पर p व q दोनों को ही संख्या 2 है जो विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि p तथा q का HCF आ गया 2। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि p और q का जो HCF है वो 1 नहीं है। इस बात से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि p और q का HCF 1 नहीं है। तो ये बात यहाँ पर लिखते हैं, HCF p, q 1 के बराबर नहीं है। अब देखो, हमने जो बात मानी थी उस बात से हमने ये बातें लिखी, फिर जो बात हमने मानी उस बात से इतनी बातें लिखी। उनमें से ये बात देखो कि p तथा q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या होने का मतलब ये हुआ कि p और q का जो HCF होगा वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हमने p और q का जो HCF लिखा था वो कितना लिखा, 1 लिखा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि p और q का HCF 1 नहीं है। तो ये वाली बात इस बात का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया। तो अब हम लिखेंगे उपरोक्त बात या उपरोक्त कथन इस बात का विरोध करता है कि p तथा q सहअभाज्य संख्या नहीं है। और ये विरोध क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। हमने गलत क्या मान लिया था, हमने गलत ये माना कि ये जो कथन है वो क्या है, असत्य, वो बात गलत थी। तो फिर सही बात क्या हो जाएगी कि √2 अपरिमेय संख्या है। अतः √2 अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल किया जाता है। यहाँ से एक बार फिर से समझते हैं। देखो, p और q दोनों किससे विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। p व q किससे विभाजित हो रही है, 2 से, दोनों ही 2 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब इनका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। HCF 2 है तो इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इनका जो HCF हो वो 1 नहीं है। तो ये वाली बात हमने यहाँ पर लिख ली कि p और q का HCF 1 नहीं है। अब जो हमने माना था उससे जो हमने बातें लिखी उनमें एक बात ये भी लिखी कि p तथा q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या होने का मतलब है कि इनका जो HCF है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर तो हमने HCF कितना माना था, 1 माना था। लेकिन जब हम इसको हल करते हुए यहाँ पर पहुँचे तो हमें इनका HCF 1 नहीं मिला। इसका मतलब ये वाली जो बात हमें मिली वो इस बात का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ये जो बात हमें मिली वो हमने जो बात मानी थी उस बात का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो विरोध क्यों करती है, विरोध इसलिए किया क्योंकि हमने जो माना था वो क्या मान लिया, गलत मान लिया। तो हमने लिखा
कि उपरोक्त कथन, मतलब ये कथन इस बात का विरोध करता है कि p तथा q सहभाज्य संख्या नहीं है। इस बात का क्या कर रहा है, ये कथन विरोध कर रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। ये जो विरोधाभास हमें यहाँ पर देखने को मिला वो क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने क्या मान लिया, यहाँ पर गलत मान लिया था। जो माना था वही क्या मान लिया था, गलत मान लिया था। तो फिर सही क्या है, सही यह है कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो अतः √2 अपरिमेय संख्या है। अब जो और प्रश्न बच गए, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, इन प्रश्नों को करने का तरीका ये रहेगा, बस यहाँ पर संख्या बदल जाएगी। जैसे मान लो प्रश्न आ गया, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 चलेगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, और यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर 9 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर वापस फिर 3 बन जाएगा, फिर 3 3 3, इस प्रकार चलता रहेगा। और यदि 5 होगा तो 2 की जगह 5 और 4 की जगह लिख देना 25। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब जो शेष प्रश्न है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।